नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जेआईबी विद अशोक का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी में मॉड्यूल बी चैप्टर नंबर 19 का पार्ट 2 करेंगे। चैप्टर पूरा यूनियन बजट के बारे में है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे केवल कैपिटल रिसीट्स के बारे में। ओके, कैपिटल रिसीट के बारे में। तो अगर आपको याद हो, थोड़ा सा 1 मिनट का रिव्यू करेंगे। हमने बात की थी कि बजट को अगर लिटरल मीन्स में देखा जाए तो बड गेट होता है। बड मतलब चमड़े के थैले से निकाला गया, यहीं से इस शब्द की शुरुआत हुई थी। बड गेट चमड़े के थैले से निकाला गया, ठीक। तो इसलिए बजट कहते हैं इसको। हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो बजट के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो इनकम होती है सर, और ये दूसरा एक्सपेंस होता है, ठीक है। इनकम को ही रिसिट बोला जाता है, इनकम को ही रिसिट बोला जाता है और एक्सपेंसेस को एक्सपेंडिचर बोल देते हैं, ठीक है। जो रिसिट है वो 2 तरीके की होती है सर। एक होती है रेवेन्यू रिसिट, जो कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरी होती है सर कैपिटल रिसिट, ठीक है, जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आए, अभी हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। रेवेन्यू रिसिट में भी फर्दर मैंने आपको बताया था, ये भी 2 टाइप की होती हैं सर। एक तो टैक्स वाली और दूसरा नॉन टैक्स वाली, ठीक है। उसी तरीके से कैपिटल रिसिट भी फ्रेंड्स 2 तरीके की होती हैं, एक डेट वाली और एक नॉन डेट कर्जा, है ना। तो ये हमें इस लेक्चर में ये पोर्शन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। एक बार हमने रिवीजन भी कर लिया क्विक वाला कि भाई पिछले हमने लेक्चर में क्या डिस्कस किया ना। लेट्स स्टार्ट विद इट। ओके, तो देखिए हमने जो है रिसिट्स क्या होती हैं, इनकम होती हैं 2 तरीके के होते हैं। रेवेन्यू रिसिट जो कि हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। कैपिटल रिसिट दूसरी होती हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। बिल्कुल जैसे उसकी जो है रेवेन्यू रिसिट की डेफिनेशन थी, उसी तर्ज पर भी इसकी भी कैपिटल रिसिट की भी डेफिनेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। द रिसिट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर दैट आइदर क्रिएट्स लाइबिलिटी और रिड्यूसेस द गवर्नमेंट एसेट्स आर नोन एज कैपिटल रिसिट। तो रेवेन्यू रिसिट में क्या था, ध्यान करें, याद करें। रेवेन्यू रिसिट में क्या था, ऐसी रिसिट जिसमें कोई नुकसान ना हो। नुकसान में क्या बताया था कि ना तो हमारे ऊपर कोई कर्ज चढ़े, लाइबिलिटी ना बढ़े, और ना ही हमारा कोई सामान गायब हो, एसेट घटे, ठीक है ना। तो ये दोनों नहीं होना चाहिए था, तो उसे रेवेन्यू रिसिट बोलते थे। ना तो लाइबिलिटी बढ़नी चाहिए और ना एसेट घटना चाहिए, तो उसे हम रेवेन्यू रिसिट बोलते थे। यहाँ ये दोनों होते हैं। यहाँ पर या तो जो है आपकी लाइबिलिटी चढ़ जाती है, यानी बैंक सरकार ने कर्जा ले लिया, और या फिर जो है सरकार का एसेट घट जाता है। दोनों के दोनों ही काम अगर होते हैं, या दोनों में से कोई एक होता है, तो सर उसे हम कैपिटल रिसिट कहते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, गवर्नमेंट बारोइंग फ्रॉम विद इन द कंट्री आर अब्रॉड। अगर हमारी सरकार देश के अंदर में कर्जा ले ले या विदेश से कर्जा ले ले, तो क्या हो गया, हमारे ऊपर लाइबिलिटी बढ़ गई, क्रिएट हो गई कि नहीं हो गई। तो ये कैपिटल रिसिट का एग्जांपल है। इसी तरीके से व्हेन गवर्नमेंट सेल्स शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, तो प्राइवेट सेक्टर जब पब्लिक सेक्टर का शेयर प्राइवेट सेक्टर को बेचती है, तो वो भी जो है आपका एग्जाम्पल होता है किसका, कैपिटल रिसिट का। जैसे मान लो जो है बोला कि ONGC के 30% हिस्सेदारी हम 1000 करोड़ में बेचेंगे, तो सरकार के पास 1000 करोड़ रुपए आएंगे, लेकिन ONGC में जो एसेट है उसका 30% सरकार के हाथ से फिसल जाएगा, चला जाएगा। तो गवर्नमेंट का एसेट क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, गवर्नमेंट का एसेट गिर गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो इट इज ए कैपिटल रिसिट ऑफ द गवर्नमेंट एज रिड्यूसेस एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। तो जब भी सरकार किसी पब्लिक सेक्टर फर्म का, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का शेयर बेचती है, हिस्सा बेचती है प्राइवेट सेक्टर को, तो वो एसेट को रिड्यूस करने का काम करता है, तो वो कैपिटल रिसिट का एग्जांपल हो जाता है। बात क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। कैपिटल रिसिट वो रिसिट होती हैं जिसमें या तो हमारे ऊपर कर्जा चढ़ता है, यानी हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होती है, इंक्रीज होती है, या तो हमारे ऊपर कर्जा चढ़ेगा, और या तो फिर हमारा एसेट घट जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिट। 2 तरीके की होती हैं, डेट रिसिट और नॉन डेट रिसिट। डेट रिसिट जिसमें कर्जा लेकर के जो है हम कर्जा लेते हैं, सिंपली हमने कर्जा लेना है, जितने भी तरीके से कर्जा ले सकें उससे पैसा आए, डेट रिसिट। बिना कर्जा लिए हुए अगर पैसा आए, बिना कर्जा लिए हुए, तो उसे नॉन डेट रिसिट कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं दोनों के, डिटेल में इन्हीं के बारे में डिटेल में चर्चा ही करनी है हमें। नॉन डेट रिसिट पहले देखते हैं। नॉन डेट रिसिट आर पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिट दैट डू नॉट जनरेट एडिशनल लाइबिलिटी, यानी कि
ऐसी इनकम या ऐसी रिसिट या ऐसी इनकम हमारी जिसकी वजह से हमारे ऊपर लाइबिलिटी नहीं चढ़ती, एडिशनल लाइबिलिटी नहीं बनती है, तो उसे नॉन डेट रिसिट कहा जाता है। हमारे ऊपर कर्जा ना बढ़े, जैसे लोन्स और एडवांसेस की रिकवरी कर ली, किसी को लोन दिया था उसकी रिकवरी कर ली, तो हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं चढ़ा, पैसा आया लेकिन कोई कर्जा नहीं चढ़ा। डिसइन्वेस्टमेंट रिसिट, डिसइन्वेस्टमेंट वही जैसे भारत सरकार बोले कि हमको इन बैंकों की इतनी हिस्सेदारी बेचनी है, तो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है। तो ये भी इसमें क्या होगा, डिसइन्वेस्टमेंट में किसी तरीके की कोई लाइबिलिटी हमारे ऊपर नहीं बन रही है, तो फ्रेंड्स उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन डेट रिसिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन डेट रिसिट। दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। जो रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब किसी को लोन दिया था वो पैसे नहीं दे रहा था, हमने उससे वापस ले लिया, वही है। लोन रिकवरी इज टेक्निक टू कलेक्ट सम्स फ्रॉम डिफॉल्टिंग बारोअर्स हु फेल टू ऑनर रिपेमेंट कमिटमेंट। जो उन्होंने कहा था, वादा किया था पेमेंट वापस करने का, नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हम जो टेक्निक यूज करके उनसे पैसे वसूलते हैं, तो दैट इज रिकवरी हो जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट रिसिट्स क्या होती हैं? डिसइन्वेस्टमेंट रेफर टू विड्रॉल ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट। जो हमारा पहले से एग्जिस्ट करता हुआ इन्वेस्टमेंट है उसको विड्रॉल करने को डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो पहले से सरकार का इन्वेस्टमेंट है उसमें से कुछ हिस्सेदारी बेच देना डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है, और इससे भी कमाई होती, पैसे आते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अंडरटेक करती है कि डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, जो PSUs हैं हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं, ONGC NTPC, इनकी कुछ हिस्सेदारी बेचेगी, बैंक के कुछ हिस्सेदारी बेचेगी अगर, जो कि कर ही रही है, प्रयास में लगी हुई है, तो वो क्या चीज़ें होती हैं, डिसइन्वेस्टमेंट होता है। इससे कम, इससे पैसे आते हैं भाई। अगर जैसे सोचो कि NTPC में उसने 30% हिस्सेदारी अगर बेच दी, बदले में 10,000 करोड़ रुपए आ गए, 10K करोड़, 10,000 करोड़ रुपए आ गए, तो सरकार के पास 10,000 करोड़ रुपए खर्चे के लिए आ गए, इनकम हो गई, लेकिन बदले में NTPC की 30% हिस्सेदारी उसके पास से चली जाती है, तो उसका एसेट घट जाता है। ठीक है, तो ये हो गए सर हमारे नॉन डेट कैपिटल रिसिट। दूसरे तरीके की रिसिट कौन सी होती है सर? डेट रिसिट। डेट रिसिट मतलब जिसमें हम कर्जा लेते हैं, सिंपल कर्जे से जो हमारे पास पैसे आते हैं। डेट रिसिट रेफर टू द मनी बारोड बाय एन एंटिटी थ्रू द लोन्स आर बाय इशूइंग बॉन्ड। या तो हम बॉन्ड इशू करते हैं, सिक्योरिटीज इशू करते हैं, या लोन लेते हैं, तो उससे जो पैसे मिलते हैं बेसिकली उधारी। ठीक है, तो उसे डेट रिसिट कहते हैं। कैसे कैसे की जा सकती है उधारी, कैसे कैसे ली जा सकती है? मार्केट से बारो कर सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच सकते हैं, T बिल को बेच सकते हैं। स्मॉल सेविंग जो होती है हमारी, NSC किसान विकास पत्र, उनके अगेंस्ट सिक्योरिटीज इशू की जा सकती हैं। प्रोविडेंट फंड से उधारी ली जा सकती है। अदर रिसिट जिसमें आपका इंटरनल डेट और पब्लिक अकाउंट आता है, और फिर एक्सटर्नल डेट वगैरह आता है। तो ये 5 तरीके हैं जिनसे हम डेट रिसिट कर सकते हैं, यानी सरकार जो है पैसे उधार ले सकती है, बेसिकली हम यही कहेंगे। ठीक है ना, लेकिन आते तो पैसे ही हैं, भले ही उधारी ही सही। पांचों के बारे में बात करेंगे। डेट रिसिट, मार्केट बारोइंग्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड T बिल। मार्केट बारोइंग्स आर मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर द गवर्नमेंट टू फाइनेंस इट्स फिस्कल डिफिसिट। जो वित्तीय घाटा है उसको पूरा करने के लिए मेजर सोर्स ऑफ फंड जो है कौन काम करता है सर? मार्केट से उधार लेना, मार्केट बारोइंग। जब भी गवर्नमेंट रन करती है, गवर्नमेंट को फिस्कल डिफिसिट होता है, तो ये मनी बारो करती है ताकि वो जो टोटल खर्चे हैं और टोटल रेवेन्यू है उसके बीच का जो गैप है उसको मैच किया जा सके। फिस्कल डिफिसिट क्या होता है? हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, हमारी इनकम कम है, फिस्कल डिफिसिट हो गया है ना। हमारे खर्चे हैं 500 करोड़ के और हम कमाते हैं 300 करोड़, तो 200 करोड़ का हमारा जो गैप है फिस्कल डिफिसिट है। उसी को मैच करने के लिए हम मार्केट से बारोइंग करते हैं। तरीका क्या होगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची जा सकती हैं, ट्रेजरी बिल बेचे जा सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, स्मॉल सेविंग के अगेंस्ट में सिक्योरिटीज इशू कर दी जाती है। तो गवर्नमेंट कैन सेल सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग। जो स्मॉल सेविंग्स होती हैं उनके अगेंस्ट में सिक्योरिटी बेची जाती है। जैसे ही उदाहरण के लिए इन्होंने बताया कि भाई पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट हो गया, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ठीक है, तो आपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसे डाल दिए तो सरकार आपको ब्याज दे रही है। ठीक है, सब सही है। उस पैसे का क्या हुआ जो आपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट में डाली? व्हाट हैपन टू इट? क्या होता है? बैंक में डाल दिए, सब बैंक वाले रखे? नहीं, बैंक ट्रांसफर करता है RBI को। RBI रखे हैं? नहीं, RBI देती है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या करेगी? किसी न किसी प्रोजेक्ट में लगा देगी। मेट्रो बन रही है, बुलेट ट्रेन बन रही है, कोई भी खर्चा, और उसमें से पैसे अर्न करके फिर आपका इंटरेस्ट और मूलधन लौट आती है। तो दैट इज सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग। ओके, स्टेट प्रोविडेंट फंड,
तो गवर्नमेंट कैन बारो फ्रॉम स्टेट प्रोविडेंट फंड, उधार लेने के तरीके हैं, सरकार उधार ले रही है तो प्रोविडेंट फंड से भी उधार लिया जा सकता है। प्रोविडेंट फंड क्या होता है भाई, इट इज़ कंपलसरी, एक तरीके का कंपलसरी फंड होता है जो गवर्नमेंट मैनेज्ड होता है, रिटायरमेंट की सेविंग स्कीम होती है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा किए जाते हैं, सरकार जो भी लोगों को सैलरी देती है उनके लिए, ठीक है। अदर रिसीट में हमारे पास दो विकल्प हैं। अदर रिसीट इसके अलावा इंटरनल डेट यानी कि अंदरूनी कर्जा और पब्लिक अकाउंट होता है, ये दोनों भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले इंटरनल डेट, जब हम विद इन कंट्री कर्जा ले लेते हैं, इंटरनल डेट अंदरूनी कर्जा, इट इज मनी बारोड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड द कंट्री, कंट्री के अंदर से जब मनी बारो की जाती है तो उसे इंटरनल डेट कहा जाता है। द सोर्सेज फॉर इंटरनल डेट कैन इंक्लूड सिटीजन, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक का मतलब सरकार कहाँ से कर्जा ले सकती है इंटरनल डेट के लिए, तो लोगों से ले सकती है, बैंक से ले सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी एनबीएफसी वगैरह से ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट इज अदर रिसीट में इंटरनल डेट हो गया, अंदरूनी कर्जा। और पब्लिक अकाउंट क्या होता है ये भी देखते हैं, पब्लिक अकाउंट, ठीक है, यहाँ बाद में बात करेंगे, पहले ही समझते हैं, ठीक है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया इज द फंड फॉर द यूनियन गवर्नमेंट टू व्हिच ऑल द पब्लिक मनी अदर देन दोज आर क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर रिसीव्ड बाय द आर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए समझते हैं, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। होता क्या है, सरकार का जितना भी कमाई आती है, सरकार की जितनी कमाई आती है, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करूँ, इज द प्राइमरी फंड फॉर द यूनियन गवर्नमेंट टू व्हिच ऑल द रिसिप्ट्स आर क्रेडिटेड एंड ऑल द पेमेंट्स आर डेबिटेड। भारत सरकार के जो भी खर्चे होते हैं, जो कमाई होती है, वो कहाँ जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाला जाता है, ठीक। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाला जाता है। जैसे जीएसटी में 1,62,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए, कहाँ जाएंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल दिए जाते हैं। वहीं पर ही सारे की सारी इनकम सरकार की आती है। जैसे हम अपना खाता खुलवाते हैं, मेरे नाम से, अशोक पांडे के नाम से खाता है, सरकार का खाता कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के नाम से, यहीं से भैया लूटना और कमाना दोनों यहीं से चलता है, ठीक। जो भी पेमेंट्स होती हैं वो यहीं से डेबिट होती हैं, ठीक। तो अगर जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पैसा जाना है, उसके अलावा जो भी पैसा डाला जाता है वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में डाला जाता है, बस इतना ही है। तो पब्लिक ऑफ अकाउंट ऑफ इंडिया इज द फंड फॉर द यूनियन गवर्नमेंट, ये भी यूनियन गवर्नमेंट के लिए होता है, जहां पर जितनी भी पब्लिक मनी जो कि अदर देन जो कंसोलिडेटेड फंड में नहीं डाली जाती हैं, वो सारी के सारे पैसे इसमें आते हैं, आर रिसीव्ड बाई आर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अलावा जो पैसा, इसके अलावा और कोई पैसा अगर आता है जो इसमें नहीं जाना है, तो वो पब्लिक अकाउंट में डाल दिया जाता है। पब्लिक अकाउंट के सोर्सेज क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर पब्लिक अकाउंट में कहाँ कहाँ से पैसा आता है, प्रोविडेंट फंड का डिपॉजिट इसमें डाला जाता है, सेविंग्स, बैंक डिपॉजिट, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में डाले जाते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं अपने काम की बात पे। तो यहाँ बात हुई कि दूसरा कर्जा लेने का तरीका है पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया इज एन अकाउंट फ्रॉम वेयर गवर्नमेंट डज नॉट नीड परमिशन टू टेक एडवांसेस। पब्लिक अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है कि यहाँ से पैसा अगर लेना है तो ले लो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो भारत सरकार का ही अकाउंट है। पब्लिक अकाउंट क्या है, भारत सरकार का अकाउंट है। मैंने बताया आपको कि पब्लिक अकाउंट क्या होता है पूरा अच्छे से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जनरली सारा पैसा भारत सरकार का जाता और आता है। उसके अलावा जो दूसरा अकाउंट होता है वो पब्लिक अकाउंट यूज होता है। इसमें से पैसा निकालने और डालने के लिए आरबीआई को गवर्नमेंट को परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ से भी कर्जा लिया जा सकता है, ठीक। फिर आता है सर एक्सटर्नल डेट, बाहरी कर्जा, यानी कि जैसे इंटरनल डेट था वैसे एक्सटर्नल डेट। तो एक्सटर्नल डेट इज द पोर्शन ऑफ अ कंट्रीज डेट दैट इज बारोड फ्रॉम फॉरेन लेंडर्स इंक्लूडिंग कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी अगर हम विदेश से कर्जा ले लें, वो चाहे कोई व्यक्ति हो विदेश का, चाहे वो कोई बैंक हो विदेश का, चाहे विदेशी सरकार हो, कोई भी हो, उससे अगर हम कर्जा लेते हैं तो उसे एक्सटर्नल डेट बोल दिया जाता है। उसे क्या बोलते हैं सर, एक्सटर्नल डेट बोल देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आए तो हमने कहाँ तक बात कर ली थी सर, मेरे ख्याल से सारा ही पढ़ डाला था क्या, चलो फिर से पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि रिसिट दो तरीके की होती है। इनकम रिसिट को इनकम बोलते हैं, दो तरीके के, रेवेन्यू रिसिट जो कि हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं, कैपिटल रिसिट जिसे हम कवर करने जा रहे हैं। कैपिटल रिसिट वो रिसिट होती है जिसकी वजह से या तो भारत सरकार के ऊपर लायबिलिटी चढ़ती है या भारत सरकार का एसेट घटता है। उदाहरण के तौर पर भारत सरकार जो है विदेश से या अपने देश में उधार ले ले, बारोइंग कर दे, तो उससे क्या होगा, कर्जा चढ़ जाएगा। और दूसरा होगा कि किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का
हिस्सा बेच दे, डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, तो उससे कैपिटल एसेट घट जाता है, तो वो भी आपकी कैपिटल रिसीट का पार्ट होता है। देन हमने देखा कि जो कैपिटल रिसीट होती है फ्रेंड्स, कैपिटल रिसीट दो तरीके की होती है, ठीक। हमारी कैपिटल रिसीट दो तरीके की होती है, नॉन डेट रिसीट और डेट रिसीट। नॉन डेट रिसीट में आता है आपका मतलब बिना कर्जा लिए हुए अगर हम पैसे कमा लें, तो रिकवरी ऑफ लोन और एडवांसेस और डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट। रिकवरी ऑफ लोन और एडवांसेस का मतलब हुआ कि हमने कोई लोन दिया तो उसको रिकवरी कर ली, तो हमारे पास पैसा आ गया। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि हमने किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी, उसका कुछ सर्टेन पोर्शन बेच दिया प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट कंपनियों को, और बदले में पैसे पा गए, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट हो गई। फिर आती है सर डेट रिसीट। इसमें हम उधारी लेते हैं, मार्केट से कर्जा लेते हैं, बेसिकली बारोइंग करते हैं डेट रिसीट में। तो कर्जा लेने के भी कई तरीके हैं, मार्केट से कर्जा ले लीजिए, स्मॉल सेविंग से सिक्योरिटीज इशू करवा दीजिए, मतलब कहने का वही किसान विकास पत्र वगैरह से पैसे निकाल लीजिए, स्टेट प्रोविडेंट फंड से कर्जा ले लीजिए, अदर जगहों से कर्जा ले लीजिए, जैसे देश के अंदर में कर्जा ले लीजिए, पब्लिक अकाउंट से कर्जा ले लीजिए, एक्सटर्नल कर्जा ले लीजिए। इतने सारे तरीके होते हैं कर्जा यानी कि डेट लेने के। तो पहला तरीका है मार्केट से बारोइंग, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल को बेच करके सरकार चाहे तो पैसा अरेंज कर सकती है। किस लिए करते हैं? क्योंकि हमारा वित्तीय घाटा पूरा नहीं होता है, खर्चे ज़्यादा हैं, कमाई कम है, तो उसके लिए हम मार्केट से बारोइंग कर सकते हैं। जो स्मॉल सेविंग होते हैं, किसान विकास पत्र हो गए, सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो गए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ अकाउंट हो गया, इन सभी अकाउंट्स में फ्रेंड जो पैसा रखा होता है उनके अगेंस्ट सिक्योरिटी इशू कर दी जाती है और पैसा सरकार को उधारी पर दे दिया जाता है, ठीक है। स्टेट प्रोविडेंट फंड, राज्य सरकारें प्रोविडेंट फंड मेंटेन करती हैं, ठीक है, और उन प्रोविडेंट फंड से भी पैसा उधार लिया जा सकता है। अदर रिसीट में आपका इंटरनल डेट यानी कि देश के अंदर में कर्जा ले लेना, वो आप किसी नागरिक से, किसी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। आपका मतलब सरकार है, यहाँ पर भारत सरकार है, ओके। और पब्लिक अकाउंट से भी उधारी ली जा सकती है। सवाल यह है कि पब्लिक अकाउंट क्या होता है, तो सर सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है वो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसमें भारत सरकार की सारी इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं। जो पैसा कंसोलिडेटेड फंड में नहीं आता है वो पैसा पब्लिक अकाउंट में रखा जाता है। पब्लिक अकाउंट से पैसा निकालने के लिए भारत सरकार को किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट से भी उधारी ली जा सकती है। एक्सटर्नल डेट, अगर हम विदेश से कर्जा ले लेते हैं तो सर उसे हम एक्सटर्नल डेट बोल देते हैं। विदेशी सरकार हो सकती है, विदेशी व्यक्ति हो सकता है, विदेशी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर बात करें टोटल कैपिटल रिसीट कितनी होगी, तो भाई नॉन डेट रिसीट यानी बिना कर्जों की जो पैसा मिला, यानी कि अपना लोन एंड रिकवरी से और प्लस डिसइन्वेस्टमेंट से ये पैसा, और प्लस डेट रिसीट हो गई फ्रेंड्स। डेट रिसीट मतलब कर्जे। डेट में हमने देखा कि भाई मार्केट से उधारी ली जा सकती है, ट्रेजरी बिल वगैरह का कॉन्सेप्ट लगा करके, या फिर जो है आपका हम उधारी ले सकते हैं कहाँ से, स्मॉल सेविंग के अगेंस्ट में ले सकते हैं, है ना, स्टेट प्रोविडेंट फंड से ले सकते हैं, एक्सटर्नल डेट ले सकते हैं, पब्लिक अकाउंट से डेट ले सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उन सब को मिला करके ही फ्रेंड्स हमारा कैपिटल रिसीट बनती है। टोटल रिसीट क्या होगी, तो भाई टोटल रिसीट का मतलब ये हुआ कि हमारी टोटल रेवेन्यू रिसीट प्लस टोटल कैपिटल रिसीट प्लस एक और चीज़ ड्रा डाउन ऑफ कैश बैलेंस भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। तो एक बार अगर समराइज करना चाहें तो देखिए, समझने की बात है, हमने देखा था कि जो है रेवेन्यू रिसीट कितने तरीके की होती है फ्रेंड्स, दो तरीके की होती है, एक टैक्स वाली और एक नॉन टैक्स वाली, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू रिसीट कैसे निकालते हैं? टोटल रेवेन्यू रिसीट तो जो हमारा नेट टैक्सेबल रेवेन्यू था प्लस उसमें टोटल नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू को हमने जोड़ दिया था, करेक्ट है। उसी तरीके से कैपिटल रिसीट दो तरीके की होती हैं, नॉन डेट और डेट। अगर तुम्हें टोटल निकालना है तो कैपिटल रिसीट में नॉन डेट रिसीट प्लस डेट रिसीट दोनों को जोड़ दो, बात खत्म। अब अगर आपको टोटल रिसीट ही निकालनी है तो टोटल रिसीट में दो तरीके की रिसीट आ जाएंगी, एक तो रेवेन्यू रिसीट और दूसरा कैपिटल रिसीट। जो रेवेन्यू रिसीट है उसमें दो चीज़ें हैं, ये वाली है ना, और जो कैपिटल रिसीट है इसमें भी फ्रेंड्स दो चीज़ें हैं, ये वाली दोनों, ठीक है। प्लस इसके अलावा रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, इसके अलावा ड्रा डाउन ऑफ कैश बैलेंस भी इसमें शामिल किया जाता है। क्या शामिल करते हैं फ्रेंड? ड्रा डाउन ऑफ कैश बैलेंस। हम समझेंगे ड्रा डाउन ऑफ कैश बैलेंस क्या होता है, तो वो भी शामिल कर लिया जाता है फ्रेंड्स। तो बस ये हो गया टोटल रिसीट। एक छोटी सी हेडिंग उन्होंने फार्मूला दिया है, फाइनेंसिंग ऑफ फिस्कल डिफिसिट, यानी कि फिस्कल डिफिसिट की फाइनेंसिंग कैसे की जाती है। तो जो कर्जा लिया जाता है डेट रिसीट प्लस
कैश बैलेंस में से कुछ ड्रा डाउन कर लिया जाता है, दोनों को जोड़ दीजिए तो फिजिकल डिफिसिट की फाइनेंसिंग यहीं से की जाती है। फिजिकल डिफिसिट को पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से आता है सर? कर्जे लिए जाते हैं, डेट रिसिट। नॉन डेट वाला नहीं आता इसमें, लोन की रिकवरी कर ली, डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया, उससे फिजिकल डिफिसिट को नहीं पूरा किया जाता है। और ड्रा डाउन ऑफ कैश बैलेंस, ये दोनों चीज़ें जोड़ करके आपका फाइनेंसिंग कर ली जाती है। अब इसमें एक चीज़ जो हमें सीखनी है, ड्रा डाउन ऑफ कैश बैलेंस, ठीक है, ये हम सीखते हैं, समझते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट कैश बैलेंस विद आरबीआई, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कैश बैलेंस जो है आरबीआई के साथ मेंटेन करती है। दिस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट गवर्नमेंट हैज डिपॉजिटेड विथ आरबीआई फॉर इट्स एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू पर्पज। तो गवर्नमेंट कुछ पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देती है, और व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन इट कलेक्ट्स इन द टैक्सेस, अगर सरकार ज़्यादा खर्चा कर देती है जितना कि वो कलेक्ट कर पाए, खर्चा उसने 500 रुपये कर दिया और कलेक्ट किया केवल 400 रुपये ही टैक्स के तौर पर, तो 100 रुपये की कमी हो गई। तो वो क्या करती है, आरबीआई के साथ जो कैश बैलेंस, जो अकाउंट है जहाँ पर हमने बैलेंस रखा हुआ है, उसमें से पैसे 100 रुपये निकाल लेती है, 100 रुपये निकाल लेती है। इसी को ही सर ड्रा डाउन ऑफ कैश बैलेंस कहा जाता है, ड्रा डाउन ऑफ कैश बैलेंस। द ड्रा डाउन ऑफ कैश बैलेंस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट आर बारोइंग मनी, पैसे को बाहर ले लेना या उधार लेना, आपका ड्रा डाउन ऑफ कैश बैलेंस कराता है। समझ में आई? तो आरबीआई के साथ में गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ फंड डिपॉजिट करके रखती है अपने खर्चे को मैच करने के लिए। लेकिन अगर मान लो कि खर्चा ज़्यादा है और कमाई कम है, तो कुछ पैसों की जो ज़रूरत है वो कहाँ से पूरी होती है, यही जो कैश बैलेंस आरबीआई के साथ मेंटेन है गवर्नमेंट का, वहीं से ड्रा डाउन कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। ड्रा डाउन मतलब यही होता है, लिटरल मीनिंग, ओके। तो ड्रा डाउन कर लिया जाता है, दैट इज ड्रा डाउन फॉर ऑफ कैश बैलेंस। तो अब आपको समझ में आया होगा कि भाई टोटल रिसिट में क्या होगा, टोटल रेवेन्यू में कितना रिसिट हुई, यानी हमने रेवेन्यू से कितना पैसा कमाया, और टोटल कैपिटल से कितना पैसा कमाया, प्लस कैश बैलेंस से कितना ड्रा डाउन किया है, कैश बैलेंस से कितना पैसा निकालना पड़ गया। तो ये टोटल हमारी इनकम हो गई, एक तरीके से टोटल रिसिट हो जाती है। और फिजिकल डेफिसिट की यानी कि वित्तीय घाटे की फाइनेंसिंग किन चीज़ों से होती है, तो दो चीज़ों से, डेट की रिसिट से होती है, कितना कर्जा हमने लिया है, और प्लस कितना हमने आरबीआई से जो कैश बैलेंस था उसमें से कितना ड्रा डाउन किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो बस यहीं पर ही फ्रेंड्स हमारा ये पूरा फंडा जो है क्लियर हो जाता है। तो हमने रेवेन्यू रिसिट, कैपिटल रिसिट सब कुछ समझा दिया। यदि आप बुक देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो 10 मिनट से ज़्यादा का समय लेगी। मेरे 2 लेक्चर लग चुके हैं और अभी भी हम एक्सपेंडिचर पर नहीं पहुँचे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। बट यस, इतना जब आप पढ़ करके फ्रेंड्स बैठते हैं तो आप एग्ज़ाम में लोहा लेने के लिए तैयार रहते हैं IIBF के क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड।